करें स्टार्ट। तो अभी तक की क्लास में अपन ने चैप्टर नंबर जो 18 है, रिसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिट, इसमें अपन ने कौन सा टॉपिक खत्म कर लिया है? कॉस्ट ऑडिट हमारा हो चुका है। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में 4 टॉपिक्स हैं टोटल। एक है अपना कॉस्ट ऑडिट जो सबसे बड़ा है, उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है टैक्स ऑडिट, फिर आता है सोशल ऑडिट और लास्ट में आता है मैनेजमेंट ऑडिट। ठीक है, तो अपन अब स्टार्ट करते हैं कॉस्ट ऑडिट, सॉरी टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट बेसिकली यहां पर टैक्स ऑडिट से मतलब है इनकम टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट का बेसिकली मतलब क्या है यहां पर? इनकम टैक्स ऑडिट। इनकम टैक्स ऑडिट, तो पहले एक बात बताओ, इनकम टैक्स से आप लोग क्या समझते हो, फिर अपन टैक्स ऑडिट देखेंगे। इनकम टैक्स का मतलब है क्या होता है, सुनो। इनकम टैक्स का मतलब होता है कि किसी भी पर्सन की इनकम पर लगाया गया टैक्स, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स। अब यहां पर इनकम, जब हम इनकम कैलकुलेट करते थे तो याद होगा आप लोगों को 5 हेड ऑफ इनकम होते हैं। कौन कौन से? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज, ये 5 हेड्स है। तो टैक्स ऑडिट बेसिकली है ना, जो बिजनेस प्रोफेशन वाला जो हेड है उससे रिलेटेड है। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज की बात नहीं करता टैक्स ऑडिट। वो किसकी बात करता है? बिजनेस प्रोफेशन वाले हेड की बात, क्योंकि सबसे ज्यादा धांधली यही होती है। क्योंकि सैलरी के केस में जो डिडक्शन लेते हैं, एग्जेम्पशन लेते हैं, वो फिक्स्ड है। जितना रूल बोलता है उतना ही लेगा आदमी, उससे ज्यादा नहीं ले सकता सैलरी में। हाउस प्रॉपर्टी में भी फिक्स्ड है, पता होगा, म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन लेते हैं, फिर अनरियलाइज रेंट का लेते हैं, फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% मिलता है और इंटरेस्ट ऑन, वो भी डिडक्शन फिक्स्ड है, मतलब आदमी वहां पे अपनी मर्जी से ज्यादा नहीं ले सकता। कैपिटल गेन में भी चीजें फिक्स्ड है और अदर सोर्सेज की तो ज्यादा बात हो नहीं रही है। तो मेन यहां पर जो बात हो रही है बिजनेस की। बिजनेस में क्या होता है, जो बिजनेसमैन लोग होते हैं ना, वो अपनी इनकम कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं? नेट प्रॉफिट निकालते हैं। नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के। प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने में उसमें कोई ऐसा ये नहीं बताया गया है कि आप ये खर्चा माइनस करो या खर्चा मत प्लस करो। ऐसा मेरा बोलने का मतलब है कि डिपार्टमेंट के सामने जब सामने वाला बंदा अपना आईटीआर फाइल करता है तो सैलरी की इनकम दिखाएगा, जब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दिखाएगा, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज दिखाएगा, तो डिपार्टमेंट ज्यादा टेंशन नहीं लेता क्योंकि उसमें जो भी चीजें फिक्स्ड है सब। लेकिन जब बात बिजनेस प्रोफेशन की आती है ना, तो डिपार्टमेंट उसको थोड़ा सा डाउटफुल नजरिए से देखता है। क्यों देखता है? कि सामने वाले ने ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसे खर्चे अपने प्रॉफिट लॉस में डेबिट कर दिए हैं जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ऐसे खर्चे डेबिट कर दिए हैं जो हुए नहीं है लेकिन डेबिट करके बैठ गया है, या ऐसे खर्चे जो हुए कम है लेकिन ज्यादा डेबिट कर दिया है। कोई ऐसी इनकम तो नहीं है जो उसने ली नहीं है। मेरा बोलने का मतलब है टैक्स ऑडिट बेसिकली यहां पर इनकम टैक्स ऑडिट से है, और इनकम टैक्स ऑडिट भी मेनली किसका होता है? बिजनेस की इनकम का। क्लियर है? तो एक बार अपन रीड करते हैं और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो डिपार्टमेंट को क्या लगता है कि सामने वाला जो बंदा है, बिजनेसमैन है, वो कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। उसको चेक कराने के लिए डिपार्टमेंट क्या करता है? ऑडिट कराता है। कि और ऑडिटेड चीजें जाएगी तो डिपार्टमेंट समझेगा कि हाँ भाई ये जो भी चीज दे रहा है ऑथेंटिक है, ट्रू और फेयर व्यू दिखा रहा होगा इसका। ठीक है, देखते हैं। टैक्स ऑडिट मींस ऑडिट ऑफ, टैक्स ऑडिट मींस ऑडिट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, specific claims of deduction, exemption for the purpose of assessment of income। टैक्स ऑडिट में क्या क्या चीजों की ऑडिट होती है? टैक्स ऑडिट मींस ऑडिट ऑफ, ऑडिट मतलब एग्जामिनेशन ऑफ इनकम्स, एक्सपेंडिचर्स, स्पेसिफिक क्लेम ऑफ डिडक्शन, ठीक है, और लास्ट में क्या है? एग्जेम्पशन फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स। ये 4 चीजों की एग्जामिनेशन करने को ही हम क्या बोलते हैं? टैक्स ऑडिट। ठीक है, कौन कौन सी 4 चीजें? इनकम, एक्सपेंसेस, स्पेसिफिक क्लेम ऑफ डिडक्शन, एग्जेम्पशन फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स मतलब आप लोगों को जब मैंने इनकम टैक्स पढ़ाया था तो असेसमेंट वर्ड का मतलब बताया था। असेसमेंट मतलब क्या होता है? बेसिक सा मतलब होता है कंप्यूटेशन ऑफ
इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। असेसमेंट का मतलब क्या होता है? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी इज कॉल्ड असेसमेंट। तो ऑडिट, टैक्स ऑडिट बेसिकली इसी से ही वो है, मतलब इंस्पायर्ड है बोल सकते हैं कि असेसमेंट कर रहे हैं ना आप इनकम टैक्स का, तो आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा? टैक्स ऑडिट। और टैक्स ऑडिट में कौन कौन सी चीजों की एग्जामिनेशन ली जाती है? इनकम, एक्सपेंसेस, स्पेसिफिक क्लेम ऑफ डिडक्शन और एग्जाम्पशन फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स। आगे, द इनकम टैक्स एक्ट 1961 हैज गिवन वेरियस प्रोविजंस फॉर टैक्स ऑडिट। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में टैक्स ऑडिट से रिलेटेड बहुत सारे प्रोविजंस दिए, प्रोविजंस मतलब रूल दिए हुए हैं। टैक्स ऑडिट इज रिक्वायर्ड बिकॉज द अकाउंटिंग प्रॉफिट रिपोर्टेड बाय फाइनेंशियल ऑडिटर एज ट्रू एंड फेयर व्यू मे और मे नॉट बी टैक्सेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। यहां बेसिकली बात किससे हो रही है? अकाउंटिंग प्रॉफिट से आप क्या समझते हो? बिजनेस का प्रॉफिट। जो बिजनेस का प्रॉफिट बिजनेसमैन ने दिखाया है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है कि नहीं, ये चेक करना एक टैक्स ऑडिटर का उद्देश्य होता है। ठीक है, आगे, ऑल रिवेन्यू एक्सपेंसेस चार्ज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मे नॉट बी फुल्ली अलाउड एज पर टैक्स लॉज। इसका मतलब मेरे को बता सकते हो क्या है? ऑल रिवेन्यू एक्सपेंसेस चार्ज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मे नॉट बी फुल्ली अलाउड एज टैक्सेबल एज पर टैक्स लॉज। क्या होता है? चीजें जानते हो आप लोग, मेरे को मालूम है, लेकिन ये जो लाइन लिखी है ना उसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाते बच्चे, इसलिए डिफिकल्ट लगने लग जाता है। आप लोगों को याद है कि जब मैं पीजीबीपी चैप्टर पढ़ा रहा था तो फॉर्मेट नंबर 1 क्या बोलता है? फॉर्मेट नंबर 1 में सबसे पहले क्या लेते हैं? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट लेने के बाद अपन उसमें पहली नंबर की चीज क्या ऐड करते हैं? एक्सपेंसेस डेबिटेड बट नॉट अलाउड एज डिडक्शन, ये लेते हैं। तो बहुत सारे खर्चे जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिए गए हैं लेकिन वो डिडक्शन के रूप में अलाउड नहीं होते हैं। तो क्या बिजनेसमैन ने अपनी एंट्री, अपनी प्रॉफिट को कैलकुलेट करते समय ऐसे कोई खर्चे तो नहीं डाल दिए हैं जो कि अलाउड नहीं है? ये चेक करना एक टैक्स ऑडिटर का पर्पस होता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं बता दिया हूं, बस वर्डिंग का फेर है यहां पे। टैक्स ऑडिट एंड इट्स रिपोर्ट हेल्प द टैक्स अथॉरिटीज फॉर करेक्ट असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स। जो टैक्स ऑडिट है, टैक्स ऑडिट और टैक्स की जो रिपोर्ट है वो हेल्प करती है इनकम टैक्स अथॉरिटी को ताकि वो इनकम टैक्स का करेक्ट असेसमेंट कर पाए। ठीक है, हेलो, हाय उसी, हाँ 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 हूं ना, मैं हूं, हाँ हाँ हाँ, आई बात समझ में? टैक्स ऑडिट हो जाने से और इनकम टैक्स की रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट देखने से जो टैक्स टैक्स अथॉरिटीज होती है उनको मदद मिलती है ताकि सामने वाले का जो इनकम टैक्स है उसका सही असेसमेंट कर पाए। ठीक है, मैंने ये चीज बता दी है। इस पैराग्राफ में क्या ओवरव्यू है मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, सुनो। मान लो एक बिजनेसमैन है और ये टैक्स अथॉरिटीज है, तो बिजनेसमैन को अपना अपना आईटीआर फाइल करना पड़ेगा कि नहीं? आईटीआर फाइल में अपनी पीजीबीपी की इनकम दिखाएगा कि नहीं? वो तो यहां पर दिखा रहा है नेट प्रॉफिट, मान लो। ठीक है, अब उसने जो नेट प्रॉफिट दिखाया, ये इसने अपने आईटीआर में सारी डिटेल जमा करके टैक्स अथॉरिटी को जमा कर दी। अब टैक्स अथॉरिटीज को कैसे पता चलेगा कि इसने जो भी दिया है वो सही दिया है कि नहीं दिया है? टैक्स अथॉरिटी ऐसे जानबूझ करके किसी के ऊपर डाउट नहीं करती है, लेकिन जानबूझ करके किसी के ऊपर भरोसा भी तो नहीं कर सकती कि तुम जो कर रहे हो सही है या तुम जो कर रहे हो गलत है। मतलब ये लोग न्यूट्रल है, अभी फर्स्ट पोजीशन में लोग क्या रहते हैं? न्यूट्रल रहते हैं, इसको गलत भी नहीं समझ रहे और इसको सही भी नहीं समझ रहे। ठीक है, तो जो बिजनेसमैन है वो जो नेट प्रॉफिट दिखाया है इसके ऊपर इन भरोसा करे तो कैसे करे? तो टैक्स डिपार्टमेंट, टैक्स अथॉरिटीज जो है उसके ऊपर बैठे रहती है टैक्स डिपार्टमेंट। टैक्स डिपार्टमेंट ने एक रूल लाया, बोला कि एक बंदे को बुलाओ जो कि ऑडिटर है। ठीक है, ऑडिटर है, ये ऑडिटर क्या करेगा? बिजनेसमैन के पास आएगा, इसके पूरे प्रॉफिट लॉस को क्या करेगा? ऑडिट करेगा, चेक करेगा। चेक करने के बाद अपनी एक रिपोर्ट बनाएगा, ऑडिट रिपोर्ट बोलेंगे उसको, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। और इस टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को क्या करेगा?
टैक्स ऑडिटर को, टैक्स अथॉरिटीज को क्या कर देगा, सबमिट कर देगा। तो इस टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के बेसिस पे इन लोग ये कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ भाई इसका जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है वो क्या दिखा रहा है, ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है। ठीक है, ये सारी बातें हैं। तो अब यहां पर बात किसकी हो रही है, टैक्स अथॉरिटीज की भी बात नहीं हो रही है, और बात किसकी नहीं हो रही है, इसकी भी नहीं हो रही है, बात किसकी हो रही है, ऑडिटर की बात हो रही है। हम ऑडिट पढ़ रहे हैं ना, तो हमारा जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ऑडिटर। तो ऑडिटर जब आएगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट जमा करेगा टैक्स अथॉरिटीज के पास, तो कौन कौन सी चीजें चेक करेगा। ऑडिटर जब आएगा, ऑडिटर यहां पर आएगा बिजनेसमैन के पास, तो कौन कौन सी चीजें चेक करेगा अपनी रिपोर्ट देने से पहले। रिपोर्ट तो आखिरी में देगा ना, तो रिपोर्ट देने से पहले कौन कौन सी चीजें चेक करेगा, वो देखेगा उसके इनकम्स को देखेगा, उसके एक्सपेंसेस को देखेगा, ठीक है, उसने कोई डिडक्शन लेके रखा है तो उसका देखेगा, उसके बाद कोई एग्जेम्पशन वगैरह लेके रखा है तो वो भी चेक करेगा। ये 4-5 चीजें वो चेक करेगा, फिर वो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई इसने जो भी दिखाया वो सही है, तो उसके बेसिस पे वो अपना कंक्लूजन ड्रॉ करके एक ऑडिट रिपोर्ट में बता देगा, और ये ऑडिट रिपोर्ट क्या करेगा, यहां पर जमा कर देगा। तो टैक्स ऑडिटर भी देखे, टैक्स अथॉरिटीज भी देखेंगे ना कि हाँ भाई इसके ऑडिट रिपोर्ट में सब सीए ने सही सही लिखा है, मतलब उन लोग भी एकदम एंश्योर हो जाएंगे कि हाँ ये चीजें बिजनेसमैन ने जो जमा करी है वो सही है। तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज बाद में क्या करेगी, इसकी जो इनकम है और इसके जो एक्सपेंसेस है उनके बेसिस पे, इनके जो इनकम है और एक्सपेंसेस है उसके बेसिस पे इस बंदे का क्या करेगी, असेसमेंट करेगी। असेसमेंट का मतलब होता है उसने जो इनकम बताई है वो सही बताई है कि नहीं, और उसने जो टैक्स कैलकुलेट करके बताया वो सही बताया कि नहीं। हो सकता है कि भाई बिजनेसमैन चोरी कर रहा है, टैक्स की इनकम कम दिखा रहा है, तो इन लोग बोलेंगे नहीं भैया आपके ऑडिट रिपोर्ट के हिसाब से तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें, एक प्रोसेस समझ में आया टैक्स ऑडिट क्यों कराया जाता है। तो यही सब इसके अंदर लिखा हुआ है ताकि इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या कर सके, करेक्ट असेसमेंट कर सके, किसका, इनकम टैक्स का। अगर सामने वाला गलत इनकम बताएगा तो टैक्स भी गलत निकलेगा। अब हु कैन कंडक्ट टैक्स ऑडिट, टैक्स ऑडिट कौन कंडक्ट कर सकता है। टैक्स ऑडिट करने की पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, एक अकाउंटेंट के पास है। इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ना पहले ना। A person eligible for appointment as auditor of a company or any business is included in definition of accountant. As per Income Tax Act 1961, Section 288, subsection 2, only accountant can conduct tax audit. Tax audit कौन कर सकता है, only an accountant. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 288 सबसेक्शन 2 में लिखा है कि एक अकाउंटेंट टैक्स ऑडिट कंडक्ट कर सकता है। लेकिन अकाउंटेंट मतलब ऐसे कोई घूमता फिरता अकाउंटेंट नहीं। अब वहां पर ये लिखा है चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट के अंदर कि अकाउंटेंट मींस चार्टेड अकाउंटेंट। अकाउंटेंट मतलब कौन सा वाला अकाउंटेंट, जो चार्टेड अकाउंटेंट होगा वही वाला, जो चार्टेड अकाउंटेंट है वही टैक्स ऑडिट कर पाएगा, दूसरे कोई अकाउंटेंट नहीं कर पाएंगे। आपको मालूम है ना कॉस्ट अकाउंटेंट भी होता है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी होता है। तो यहां पर बात किसकी हो रही है, सिर्फ और चार्टेड अकाउंटेंट जो फाइनेंशियल मैटर्स को देखता है। स्कोप ऑफ टैक्स ऑडिटर, स्कोप ऑफ टैक्स ऑडिटर, स्कोप ऑफ टैक्स ऑडिटर मतलब सुनो मेरी बात, आपको पहले समझना पड़ेगा सेक्शन 44 AB, ठीक है। स्कोप मतलब उसका दायरा, दायरा मतलब जब ऑडिटर आएगा ऑडिट करने तो कौन कौन सी चीजों को चेक करेगा और कब तक की चीजों को चेक करेगा, तो उसको बोलते हैं स्कोप। स्कोप मतलब दायरा, मतलब ऐसा थोड़ी ऑडिटर आया तो भाई कुछ भी कर रहा है आके चेक कर रहा है, जो नॉन फाइनेंशियल मैटर्स को भी चेक कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो उनका जो स्कोप है, स्कोप की क्या क्या चेक कर सकता है ऑडिटर, वो सब कहां लिखा हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 44 AB में लिखा हुआ है, ठीक है। अब सेक्शन, ये नीचे की 3 लाइन को भी छोड़ो। स्कोप ऑफ ऑडिटर मतलब ऑडिटर क्या क्या काम करेगा, ये कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है, सेक्शन 44 AB। और सेक्शन 44 AB के अकॉर्डिंग, सेक्शन 44 AB के अकॉर्डिंग किसको किसको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा उसकी बात हो रही है यहां पर।
देखो, अगर कोई बिजनेसमैन है, कौन है? बिजनेसमैन। अगर कोई बिजनेसमैन है, उसकी ग्रॉस रिसिप्ट, क्या बोला मैंने? बिजनेसमैन की ग्रॉस रिसिप्ट या टोटल सेल्स एक्सीड कर जाती है किससे? 2 करोड़ से, तो उस आदमी के लिए टैक्स ऑडिट कराना क्या हो जाएगा? कंपलसरी हो जाएगा। ये कौन सा सेक्शन बोलता है? सेक्शन 44 ए बी बोलता है। अगर कोई बिजनेसमैन है, वो अपनी, उसकी जो सेल है 2 करोड़ से एक्सीड कर जाएगी तो उसको ऑडिट कराना कंपलसरी हो जाएगा। और अगर कोई प्रोफेशन में है, प्रोफेशन में उसकी प्रोफेशनल रिसिप्ट 25 लाख से अगर ऊपर हो जाती है तो उसको टैक्स ऑडिट कराना क्या हो जाएगा? कंपलसरी हो जाएगा। तो मैंने 2 लोगों के एक लिमिट बताई। बिजनेसमैन के लिए कितनी लिमिट थी? 2 करोड़, और प्रोफेशनल्स के लिए कितनी लिमिट? 25 लाख। अच्छा, आप लोगों ने पीजीबीपी 2 चैप्टर पढ़ा है कि नहीं? सेक्शन 44 एडी, एडीए, ये वाला। हाँ, सेक्शन 44 एडी क्या बोलता है? सेक्शन 44 एई क्या बोलता है? सेक्शन 44 एडीए क्या बोलता है? बताओ, याद है? सेक्शन 44 एडी में ये बोलता है कि आप अपनी टोटल ग्रॉस रिसिप्ट की कितनी परसेंट इनकम दिखा सकते हो? 8%। अगर आपका पूरा कैश में हो रहा है लेन देन, और अगर आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से हो रहा है तो आपकी इनकम हम कितनी मानेंगे? बैंक के माध्यम से हो रही है तो कितनी मानेंगे? 6%। मतलब बाकी खर्चा हो गया ऐसा मान लेंगे। मतलब अगर मान लो कृतिका, आपका कोई अगर बिजनेस है, 1 करोड़ रुपए आपकी ग्रॉस रिसिप्ट है, तो 44 एडी सेक्शन क्या बोलता है कि आपकी इनकम कितनी होगी? इसका 8%। मतलब 8 लाख आपकी इनकम है, और उस 8 लाख के ऊपर टैक्स लिया जाएगा। इनकम टैक्स का मतलब इनकम पर टैक्स, नॉट टैक्स ऑन सेल्स। आपकी सेल है ना 8, 10, 1 करोड़ की, ये तो सेल है, सेल के ऊपर थोड़ी टैक्स लिया जाता है। टैक्स किसके ऊपर लिया जाता है? तो इनकम कितनी मार रहे हैं? सेल का 8%। अगर आपने पूरा काम कैश में किया है, और अगर आपने पूरा काम कैश में नहीं किया है, आपका मान लो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से होता है, तो आपकी इनकम कितनी मानी जाएगी? 6 लाख। ये कौन सा सेक्शन बोलता है? 44 एडी। अब मान लो आपकी टर्नओवर तो चले गई 1 करोड़, लेकिन आपने कुछ हिसाब रखा होगा तो आपने देखा कि आपको एक्चुअली 8% प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उससे भी कम प्रॉफिट हो रहा है। मतलब आप 8% से भी कम प्रॉफिट दिखाना चाह रहे हो। 8% के बदले आप मान लो 3% दिखाना चाह रहे हो प्रॉफिट, तो प्रॉफिट और कम दिखाओगे, मतलब टैक्स कम देने वाले हो आप। तो इनकम टैक्स वाला बोलता है हमने जो लिमिट बताई है ना भाई, वहां तक आप दिखा रहे हो तो ठीक है, अगर आप उससे कम दिखाओगे तो आपको क्या कराना पड़ेगा? ऑडिट कराना पड़ेगा। अभी यहां पर बहुत सारी बातें एक साथ हो गई है। एक तो अब अगर आपका टर्नओवर कितना है 2 करोड़ से ऊपर, तो आप इनकम कितनी भी दिखाओ, 8% से ज्यादा दिखाओ, कम दिखाओ, तो आपके लिए ऑडिट कराना कंपलसरी है, अगर आप बिजनेसमैन हो तो। और अगर आप प्रोफेशनल हो तो आपको 25 लाख से अगर आपकी ऊपर ग्रॉस रिसीप्ट हो जाएगी तो ऑडिट कराना कंपलसरी है। ये नॉर्मल लोगों के लिए बात हो रही है। लेकिन अगर आप अपनी इनकम 44 एडी के अनुसार कैलकुलेट करते हो, तो आपकी 8% और 6% की जो इनकम है ना, उससे भी कम दिखाना चाह रहे हो तो आपको क्या कराना पड़ेगा? ऑडिट। उससे ज्यादा दिखा रहे हो तो ऑडिट कराना पड़ेगा क्या? नहीं। सेक्शन 44 ए क्या बोलता है? 44 ए किसके बारे में था? ट्रांसपोर्ट बिजनेस वाला था। ये क्या बोलता है? 2 टाइप की गाड़ियां होती है, एक होती है लाइट मोटर व्हीकल और एक होती है हैवी मोटर व्हीकल। लाइट मोटर व्हीकल के लिए इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं? 7,500 पर मंथ, और हैवी मोटर व्हीकल के लिए 1,000 पर मंथ इंटू नंबर ऑफ मंथ इंटू टन कैपेसिटी, ऐसे निकालते हैं। तो ये 44 ए की लिमिट है कि मिनिमम आपको इतनी इनकम दिखानी है, इससे ज्यादा दिखाओगे तो चलेगा, कम नहीं दिखाना है। लेकिन अगर किसी कारण आपको लग रहा है कि नहीं आपके खर्चे ज्यादा हुए और आप इससे भी कम दिखाना चाहते हो इनकम, तो आपको क्या कराना पड़ेगा? ऑडिट कराना पड़ेगा। क्लियर है? 44 ए ये बोलता है। उसके बाद 44 एडीए क्या बोलता है? अगर आप प्रोफेशनल हो, क्या हो? प्रोफेशनल हो। प्रोफेशनल हो तो प्रोफेशनल को अपनी इनकम पर का कितना परसेंट दिखाना पड़ता है? 50%। तो अगर आप 50% से भी कम अपनी इनकम दिखाना चाहते हो तो आपको क्या कराना पड़ेगा? ऑडिट। क्लियर है? आपको क्या करना पड़ेगा? ऑडिट कराना पड़ेगा। हाँ, ऑडिट की बुक मेरे बैग में होगी, बैग मेरा ले लो ना। अच्छा, ये है क्या मेरा बैग? कोई बच्चे लोग आए हैं क्या अभी?
अच्छा, आगे बात समझ में? आगे, अपॉइंटमेंट ऑफ टैक्स ऑडिटर। टैक्स ऑडिटर को अपॉइंट कैसे किया जाता है? टैक्स ऑडिटर को अपॉइंट कैसे किया जाता है? देख, एक प्रोसेस बता दे रहा हूं, आप लोग उसको समझो, इसकी वर्डिंग्स को आप लोग अपने मन से भी लिख कर आओगे तो चलेगा। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले अगर पेपर में आ गया टैक्स ऑडिट लिखने का, तो टैक्स ऑडिट क्या होता है, कब कराना पड़ता है, वो लिखना है। उसके बाद कौन कर सकता है टैक्स ऑडिट, आएगा तो शॉर्ट नोट लिखने आएगा इसके बारे में। पहले उसका इंट्रो देना है, ठीक है, कि ऑडिटर आता है, ये चीजें चेक करता है, ये बताना है अपने को। उसके बाद कौन कर सकता है, एक सीए कर सकता है, तो पूरा डिटेल में लिखना उसको। स्कोप ऑफ टैक्स ऑडिट अभी मैंने बताया आप लोगों को, ये पूरा स्कोप का पार्ट है। अब टैक्स ऑडिटर अपॉइंट कैसे होता है, मतलब आपके शॉर्ट नोट्स में ये चीजें इंक्लूड करना है। अंदर की वर्डिंग भले आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी वर्डिंग डाल सकते हो। टैक्स ऑडिटर अपॉइंट कैसे होता है, सुनो। सबसे पहली बात, टैक्स ऑडिट कराने का अपना क्राइटेरिया होता है। टैक्स ऑडिट कराने का क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया मतलब स्कोप होता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर कितना हो जाएगा, 2 करोड़ से ऊपर, प्रोफेशन का टर्नओवर कितना हो जाएगा, 25 लाख से ऊपर, और 44 एडी एई और एडीए की लिमिट से अगर कम इनकम दिखाना चाहते हो तो आपको ऑडिट कराना कंपलसरी है। अब आप एज अ बिजनेसमैन, आपको पता चल गया कि मैं उस क्राइटेरिया में फिट हो जा रहा हूं। आप एज अ बिजनेसमैन, आपको अब पता चल गया कि अब आप उस बिजनेस में क्या हो जा रहे हो, फिट हो जा रहे हो, मतलब उस क्राइटेरिया में आ रहे हो, उसके दायरे में आ रहे हो। तो अब आप है ना, आप अपने मर्जी से किसी टैक्स ऑडिटर के पास जाओ, कोई भी टैक्स ऑडिटर, वो आपकी मर्जी, ठीक है, लेकिन वो टैक्स ऑडिटर आपका रिलेटिव नहीं होना चाहिए, आपके रिलेशन में नहीं आना चाहिए। रिलेशन मतलब उसका कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए आपसे, या टैक्स ऑडिटर का आपसे कोई फैमिली रिलेशन या बिजनेस रिलेशन किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए। ऐसे आदमी के पास जाओ, उसको अपने बिजनेस की पूरी जानकारी दो। अपने बिजनेस की जानकारी देने के बाद आप उसको क्या करो, एक उसके साथ बैठ के क्या कर लो, उसको अपॉइंट कर लो एज अ टैक्स ऑडिटर। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, इनकम टैक्स वाले ये नहीं बोलते कि आप इसको ऑडिटर रखो या उसको ऑडिटर रखो। आप जाओ ना, आप बिजनेसमैन हो, आप किसी भी सीए को पकड़ लो बस जाके। आ रही मेरी बात समझने? आप जाओ किसी भी सीए के पास जाओ, आप उसको बोलो भैया हमारा ऑडिट कराना है, वो कर देगा। क्लियर है मेरी बात? अब ऑडिट कराने जा रहे हो तो ऑडिट का एक है ना, जो टैक्स ऑडिटर है वो आपको एक एंगेजमेंट लेटर देगा। एंगेजमेंट लेटर देगा। एंगेजमेंट लेटर मतलब ऑडिट एंगेजमेंट, वो सगाई वाला एंगेजमेंट नहीं। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर मतलब वो आपके काम, ऑडिट को अब क्या करेगा, आपके काम में एंगेज हो रहा है तो उसके लिए एक अपॉइंटमेंट लेटर देगा कि भाई हम आपके यहाँ का ये काम करना चाह रहे हैं, आएंगे तो ये सारी चीजें चेक करेंगे, हमारा काम इतने दिन से लेकर इतने दिन तक चलेगा, पूरा आपने बताएगा इस काम के लिए हम इतनी फीस चार्ज करेंगे, पूरा एंगेजमेंट लेटर के अंदर चीजें लिखी रहेगी। ये कौन किसको देता है? ऑडिटर देगा क्लाइंट को। ठीक है। अब क्या एक सीए जो होता है वो कितने भी ऑडिट ले सकता है क्या? एक सीए जो होता है उसको क्या अनलिमिटेड ऑडिट कर सकता है? एक सीए के पास मैक्सिमम ऑडिट करने की पावर होती है कितनी? 60। एक सीए जो है मैक्सिमम 60 टैक्स ऑडिट से ज्यादा नहीं कर सकता। क्लियर है? एक सीए जो है मैक्सिमम 60 टैक्स ऑडिट कर सकता है एक फाइनेंशियल ईयर में। अब आगे प्रोविजन फॉर ऑफ कंपल्सरी टैक्स ऑडिट इन अदर केसेस। अगर पेपर में टैक्स ऑडिट का क्वेश्चन आ गया तो आप लोग क्या क्या लिखोगे? सबसे पहले इंट्रो, दूसरा क्या लिखोगे? इंट्रो के बाद क्या था? हु। तीसरा क्या था? चौथा क्या था? चौथा क्या था? अपॉइंटमेंट। ठीक है, ये तो जनरल बातें हो रही थी। अब कुछ कुछ स्पेसिफिक नेचर ऑफ बिजनेस या इंस्टीट्यूशन होते हैं जहां पे टैक्स ऑडिट इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर कराना कंपलसरी होता है। ये जो मैंने बताया यहां तो टर्नओवर और क्राइटेरिया को देख रहे थे कि इनको कराना पड़ेगा,
लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जिनको टैक्स ऑडिट कराना क्या होता है, कंपलसरी। वो काम करे चाहे मत करे, उनको टैक्स ऑडिट कराना ही पड़ेगा। तो पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं, ऑडिट ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। इनको ऑडिट कराना क्या होता है, कंपलसरी होता है। ऑडिट फॉर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 एडी। अगर आप किसी प्रकार का डिडक्शन लेते हो कौन से सेक्शन में, अंडर सेक्शन 35 एडी में, तो आपको टैक्स ऑडिट कराना कंपलसरी है। अगर आप डिडक्शन लेते हो कौन से सेक्शन में, 35E, तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। अगर आप डिडक्शन लेते हो अंडर सेक्शन 80IA, तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। क्लियर है? चलो पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961, सेक्शन 12 अकाउंट्स ऑफ पब्लिक ट्रस्ट आर टू बी ऑडिटेड एंड इट प्रोवाइड्स फॉर द सेम। मतलब एक एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, सेक्शन 12, अकाउंट ऑफ पब्लिक ट्रस्ट आर टू बी ऑडिटेड एंड इट प्रोवाइड्स फॉर द सेम। क्या समझ में आया इससे? इनकम टैक्स एक्ट के 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 12 के अनुसार जो पब्लिक ट्रस्ट होती है ना, पब्लिक ट्रस्ट जानते हो, अरे एनजीओ वगैरह ट्रस्ट वस्ट बने रहती है जहां पे पब्लिक इन्वॉल्व होती है, तो उनके जो अकाउंट्स है उनको ऑडिट कराना अनिवार्य है, कंपलसरी है। इनकम ऑफ सर्टेन आइटम्स ऑफ पब्लिक ट्रस्ट हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कैलकुलेटिंग टैक्सेबल इनकम of public trust under section 11 and 12 of the act. According to section 12AB, if the total income of trust or institution are computed under the act exceed rupees 50 lakh in any previous year, the account of trust or institution for the year should be audited. चलो इसको मैं अपने वर्ड्स में बता रहा हूं। ये तो क्या एकदम क्या बोल सकते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा है, मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट की बात करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 12 में लिखा है कि जो पब्लिक ट्रस्ट होते हैं ना, पब्लिक ट्रस्ट, इनको अपना अकाउंट को क्या कराना पड़ेगा, ऑडिट कराना पड़ेगा। ठीक है, ये कौन बोलता है, इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 12 बोलता है। अब इनको जो अपना अकाउंट ऑडिट कराना पड़ेगा, तो सेक्शन 11 में अकाउंट में क्या क्या बनाना है वो लिखा है, और सेक्शन 12 में लिखा है कि ऑडिट कराना पड़ेगा, ऐसा लिखा है। ठीक है, तो जो पब्लिक ट्रस्ट जो अपनी अकाउंट बनाते हैं ना, तो उसकी बहुत सारी इनकम्स जो होती है, क्योंकि वो सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स वालों ने बहुत सारी इनकम को क्या करके रखा है, उनका एग्जेम्प्ट करके रखा हुआ है। क्या करके रखा हुआ है, एग्जेम्प्ट करके रखा हुआ है। तो इनकम टैक्स वालों ने पब्लिक ट्रस्ट के लिए एक क्राइटेरिया बना दिया कि अगर आपकी जो इनकम है, टोटल इनकम 50 लाख से एक्सीड हो जाएगी, पब्लिक ट्रस्ट की टोटल इनकम 50 लाख से एक्सीड कर जाएगी, तो पब्लिक ट्रस्ट को क्या कराना पड़ेगा, ऑडिट। अगर 50 लाख से एक्सीड नहीं होगी तो ऑडिट कराना पड़ेगा, नहीं कराना पड़ेगा। बस इस पैराग्राफ में यही बातें लिखी हुई है। अगला, ऑडिट फॉर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 35D। अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको सेक्शन 35D के अंतर्गत डिडक्शन क्लेम करने की जरूरत पड़ रही है, तो आपको क्या कराना पड़ेगा, ऑडिट। अब क्या बोलता है सेक्शन 35D पढ़ते, डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन इज प्रोवाइडेड फॉर 1/10 पार्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस फॉर सेटिंग अप or expanding industrial undertaking by SEC whose account are not subjected to statutory audit. Tax audit is required for the year in which expenses are incurred. सुनो क्या बोल रहे हैं सेक्शन। मान लो एक कंपनी है, कंपनी जो है कैसा काम करती है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है। कंपनी कैसी कंपनी है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है ये कंपनी,
ये कंपनी एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, तो मालूम है ना आप लोगों को प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नाम की चीज होती है। क्या होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस? नाम तो सुने हो लेकिन उसका मतलब क्या होता है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब ये कंपनी को जब सेटअप कर रहे होंगे, नया कंपनी बना रहे होंगे, तो बनाने के बाद जो खर्चे, बनाने के पहले जो खर्चे होते कंपनी को बनाने के खर्चे, ठीक है, इनको पूरा सेटअप करने के जो खर्चे हुए उन खर्चों को क्या बोला जाता है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, तो अभी एक कंपनी है मान लो, वो जो कि एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, तो उसने उसने अपने सेटअप होने के पहले बहुत सारे खर्चे किए, तो उन खर्चों को क्या बोला जाएगा? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं ना, बैलेंस शीट में उसको एसेट के तौर पर दिखाया जाता है। बैलेंस शीट में उसको किस तौर पर दिखाया जाता है? एसेट्स। उसको फिक्सटिशियस एसेट माना जाता है। और जो फर्म होती है, जो कंपनी होती है, जितना भी उसकी अमाउंट है उसका 1/10 अमाउंट को हर साल क्या करती है? राइट ऑफ करती है। जैसे मान लो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हो गया 1 करोड़ का, तो 1 करोड़ रुपया अभी इसको डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं डालेगी, वो कहां डाल देगी? बैलेंस शीट में। 1 करोड़ रुपए कहां डाल देगी? वो बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट में 1 करोड़ डाल दी, तो हर साल उसका 1/10, 1 करोड़ का 1/10 कितना होगा? 10 लाख होगा। वो राइट ऑफ करते जाएगी, राइट ऑफ करते जाएगी, राइट ऑफ करते जाएगी हर साल। अब इस टाइप का अगर कोई डिडक्शन ले रहा है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, तो उसको बोलते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 35D। ये जो डिडक्शन लिया ना सामने वाले ने प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के 1/3 का, उसको अपन बोलते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 35D। अगर कोई बिजनेस पर्सन, अगर कोई बिजनेसमैन, अगर कोई कंपनी या कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सेक्शन 35D का डिडक्शन क्लेम कर रही है, तो उसको अपना अकाउंट को क्या कराना पड़ेगा? ऑडिट कराना पड़ेगा। इसका मतलब ये, तो ये पढ़ो, वही चीज लिखी हुई है यहां पे। पढ़ो यहां पे, ये वाला जो पैराग्राफ है 2 नंबर का, पढ़ो। क्लियर है? हाँ, जिस साल में खर्चे किए हैं उस साल के, हाँ फाइनेंशियल ईयर का ही तो ऑडिट होता है। जो खर्चे जिस साल में होंगे उधर का ऑडिट करना पड़ेगा उसको। ठीक है, अब आगे सेक्शन 35D के जैसा ही सेक्शन 35E है, लेकिन यहां पर सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। सुनो, यहां पर कोई ऐसी एक कंपनी है जो क्या काम कर रही है? जो क्या काम कर रही है? एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन ऑफ एनी मिनरल और ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड मिनरल। ठीक है, मतलब कोई मिनरल के एक्सट्रैक्शन का काम कर रही है। मिनरल एक्सट्रैक्शन मतलब समझते हो ना, माइंस वाइंस वाली बात कर रहे हैं। तो माइंस लोग जो होती है, उसने ये काम करने के लिए, मिनरल मिनरल का एक्सट्रैक्शन करने के लिए कुछ खर्चे किए हैं। क्या किए हैं? कुछ खर्चे। तो उन खर्चों का वो कितना परसेंट, कितना डिडक्शन लेती है? वो 1/5। जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का कितना खर्चे का डिडक्शन ले रही थी वो? 1/10। और इस मिनरल वाले का कितना है? 1/5। तो उस केस में इनको क्या कराना पड़ेगा? ऑडिट कराना पड़ेगा। उस केस में इनको क्या कराना पड़ेगा? ऑडिट कराना पड़ेगा। अगर कोई मिनरल एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो उसका 1/5 का डिडक्शन अगर क्लेम कर रहे हैं, तो उसको सेक्शन 35E के जो डिडक्शन है उसका क्या कराना पड़ेगा? ऑडिट। ठीक है, सेक्शन 80IA, सेक्शन 80IA क्या बोलता है? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80IA is allowed to an SEC who derives profit and gain from industrial enterprise, cold storage, operation of ship or business of a hotel। डिडक्शन 80IA के किसको किसको मिलता है? डिडक्शन 80IA का किसको किसको मिलता है?
जो अपना प्रॉफिट डिराइव करता है कहां से, इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज से, कोल्ड स्टोरेज से, ऑपरेशन ऑफ शिप से, या फिर होटल बिजनेस से। ठीक है, इनसे वो अपना काम कर रहा है। आगे, फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग वो कितना परसेंट डिडक्शन ले सकता है, 25% ऑफ प्रॉफिट। इफ अंडरटेकिंग इज ओन्ड बाय अ कंपनी तो प्रॉफिट का कितना परसेंट डिडक्शन क्लेम कर सकता है, 30%। दिस डिडक्शन इज अलाउड फॉर कितना साल, 10 साल, 10 ईयर्स। इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्सटेंड टू 12 ईयर्स। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको क्या कराना पड़ेगा, ऑडिट। मतलब यहां पर है ना क्राइटेरिया बता रहा है, अलग अलग क्राइटेरिया बता रहा है, तो उस क्राइटेरिया के हिसाब से अगर एटीआईए में कोई डिडक्शन ले रहा है तो एटीआईए में डिडक्शन कितने कितने की मिलती है वो बता रहा है। एटीआईए में इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का कितना मिलता है, 25% प्रॉफिट का, कंपनी का 30%, और अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो डिडक्शन 10 साल तक ले सकता है, मतलब 1/10 बोल सकते हैं उसको। ठीक है, इतना इतना अगर डिडक्शन क्लेम कर रहा है तो उसको क्या कराना पड़ेगा, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट कराना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैक्सिमम 10 साल तक के लिए है, लेकिन उसको एक्सटेंड करके 12 साल तक किया जा सकता है, ऐसा बोल रहा है। अब सिलेक्टिव टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 142A, 142 सबसेक्शन 2A, ये वाले पोर्शन को आप लोग है ना छोड़ देना, इसको मत लिखना। ठीक है, इसको आप लोग वो कर दो, काट दो। अब सीधा आप लोग आ जाओ, राइट्स ऑफ टैक्स ऑडिटर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप लोग बीकॉम के स्टूडेंट हो ना, तो आप लोगों के लिए जो टेक्निकल चीजें हैं वो थोड़ी सी लेस इंपॉर्टेंट है, जो जनरल चीजें वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ टैक्स ऑडिटर एक बार आप लोग पढ़ो, एक बार रीड करो। फिर भी मैंने कुछ कुछ टेक्निकल चीजें डिस्कस कर लिया आप लोगों से। ठीक है, अगर पेपर में आ गया तो सबसे पहले आपको टैक्स ऑडिट क्या होता है वो लिखना है, स्कोप लिखना है, कौन ऑडिट कर सकता है वो लिखना है। ये 3 चीज तो इंपॉर्टेंट है एकदम। उसके बाद कंपलसरी ऑडिट वाला बता देना, सेक्शन 35 35D 35E ऑडिट ऑफ पब्लिक ट्रस्ट वाला। ठीक है, और एक लास्ट वाला क्या था जो डिडक्शन ले रहा है एटीआईए में, इसके बारे में लिख देना, और राइट्स और ड्यूटी ऑफ ऑडिटर लिख देना, बस बात खत्म हो जाएगा। अच्छा, ऑडिट में एक चीज बता रहा हूं, 5-5 पेज लिखने की जरूरत मत करना, क्योंकि इसके आंसर चाह के भी आप फैला के नहीं लिख सकते 5 पन्ने तक। तो आपका आंसर कंप्लीट होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। नंबर पूरा मिलेगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, नंबर पूरा मिलेगा। तो चलो, एक ऑडिटर गया, सुनो मेरी बात, एक ऑडिटर ऑडिट करने के लिए गया किसी बिजनेस में, किसी व्यापारी के यहां, तो उसकी क्या क्या अधिकार होते हैं, अधिकार मतलब राइट्स। तो पहला राइट होता है राइट टू एक्सेस, राइट टू एक्सेस। ऑडिटर ऑडिट किस चीज का करेगा, बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स का। अब बिजनेसमैन बोलेगा नहीं आप ये बुक का हाथ मत लगाओ, ये मत करो, वो मत करो, हमारे सॉफ्टवेयर को खोल के नहीं दे सकते, तो ऑडिटर ऑडिट कहां से कर पाएगा। तो उसको राइट टू एक्सेस होता है, जो उसके ऑडिट के स्कोप में आती है उन सारी चीजों को क्या कर सकता है, राइट टू एक्सेस, मतलब जाके देख सकता है, उनको चेक कर सकता है। राइट टू कॉल एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, दूसरी राइट क्या होती है, वो किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन वो कॉल कर सकता है जो उसके ऑडिट से रिलेटेड है। और इंफॉर्मेशन किससे कॉल कर सकता है, मैनेजमेंट से भी कर सकता है और उस बिजनेस के एम्प्लॉयज से कर सकता है। राइट टू गैदर ऑडिट एविडेंस, अब ऑडिटर ऑडिट कर रहा है तो उसको लग रहा है भाई किसी प्रकार के फ्रॉड दिख रहे हैं, एरर दिख रहे हैं, तो उसको प्रूव करना पड़ेगा ना कि मेरे को यहां पे फ्रॉड मिला। तो प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको एविडेंस कलेक्ट करना पड़ेगा। तो राइट टू गैदर, राइट टू कलेक्ट ऑडिट एविडेंस बोल सकते हैं। फिर उसके बाद ऑडिटर जब ऑडिट कर लेगा तो उसको अपनी रिपोर्ट सबमिट करने का क्या रहता है, राइट रहता है। राइट टू गिव सजेशन इफ नेसेसरी, ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, ऑडिट करने के बाद पता चला यार इनका ये ठीक नहीं हो रहा है, तो उसको एक काम करो, ये सजेशन दे दिया जाए। तो ऑडिटर का अधिकार है, दे सकता है सजेशन अपने हिसाब से। तो अपन ने अभी सजेशन कितने पॉइंट पढ़े, 5 राइट होते हैं ऑडिटर का। पहला होता है राइट टू एक्सेस। अब एक्सेस किस चीज का करेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट का, रिकॉर्ड्स का, फाइनेंशियल रिकॉर्ड का, जो उसके ऑडिट के स्कोप में आता है वो सारी चीजों का। राइट टू कॉल फॉर एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन मंगा सकता है वो, किससे, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय से, जो ऑडिट से रिलेटेड है। राइट टू गैदर ऑडिट एविडेंस, राइट टू गैदर ऑडिट एविडेंस, ताकि वो अपने आप को सेटिस्फाई कर सके कि आगे मैं भी जो भी चेक कर रहा हूं क्या होता है मालूम है। ऑडिटर जब ऑडिट करता है ना कहीं का, तो उसको लास्ट में क्या देनी पड़ती है, रिपोर्ट।
अब ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट दे दिया, उसका मतलब क्या है कि बिजनेस का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू और फेयर व्यू दिखा रहा है। मान लो ऑडिट होने के बाद, सब होने के बाद पता चलो बिजनेस में फ्रॉड हुआ है बहुत बड़ा और ऑडिटर पकड़ नहीं पाया। समझ के देखना, एक बिजनेस का ऑडिट हो चुका है, ऑडिट होने के बाद पता चल रहा है कि बिजनेस में बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया था। अब फ्रॉड हो गया था तो फ्रॉड हुआ तो मान लो अब उसका कोर्ट केस चल रहा है, बहुत सारे लोगों का घपला हुआ, कोर्ट केस चल रहा है। अब कोर्ट केस होने के बाद जज बुलाएगा ऑडिटर को, क्या भाई आप ऑडिट किए तो आपको पता नहीं चला? ऑडिटर बोलेगा देखो सर ये सब मैंने ऑडिट एविडेंस कलेक्ट किए हैं, ठीक है, इसके बेसिस पे जो जो मेरे को वहां अवेलेबल इंफॉर्मेशन थी, ये ऑडिट एविडेंस मैंने कलेक्ट किए हैं, तो मेरे को इन इंफॉर्मेशन के बेस पे फ्रॉड है कि नहीं ये पता नहीं चल सकता, क्योंकि मैनेजमेंट ने उसको छुपा के रखा हुआ था। अगर ऑडिट एविडेंस नहीं रहता तो ऑडिटर भी क्या पाया जाता? गिल्टी। तो इसलिए ऑडिटर अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए क्या कलेक्ट करता है? ऑडिट एविडेंस, कि वो ऑडिट किया है उसका प्रूफ है। उसके बाद राइट टू सबमिट रिपोर्ट, अब सब होने के बाद उसको सबमिट कर रिपोर्ट अपनी देनी पड़ती है, उसका भी अधिकार है। उसको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी है या कुछ सही नहीं हो रहा है तो उसका सजेशन भी दे सकता है कि ये ऐसा मत करो ऐसा करो करके। क्लियर है? अब उसकी बाद ड्यूटी, ऑडिटर की ड्यूटी, कंडक्ट ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ द एसईसी प्रॉपरली। उसकी जो जिस एसईसी की ऑडिट करने जाएगा वो कैसे प्रॉपरली ऑडिट करेगा, ढंग से ऑडिट करेगा मतलब, ठीक है। सबमिटिंग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एज प्रिस्क्राइब्ड इन द फॉर्मेट ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा, ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करेगा ना जब ऑडिटर टैक्स ऑडिट, तो ऑडिट रिपोर्ट का एक फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में फॉर्मेट होता है फॉर्म 3CB एंड 3CD, ये टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट होता है। वो अपने मन से कुछ भी रिपोर्ट नहीं जमा करेगा, इस फॉर्मेट में ही उसको क्या करना पड़ेगा? अपनी रिपोर्ट जमा करनी, ये उसकी ड्यूटी है। ड्यूटी मतलब वो काम करना ही पड़ेगा। पहले तो एसईसी का काम करना पड़ेगा, कैसे? प्रॉपरली, ढंग से करेगा काम। जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करेगा वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होगा। फॉर्मेट कहां पे लिखे हुए हैं? 3CD और 3CB और 3CD में। उसके बाद सबमिट ऑल द रिक्वायर्ड एंड रिलीवेंट स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट या उसको उससे मांगा जाएगा वो सब सबमिट करेगा। ये उसके ड्यूटीज है। तो ये अगर आप कर लिए तो आपका टैक्स ऑडिट यहाँ पे खत्म हो जाता है। टैक्स ऑडिट बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक है। टैक्स ऑडिट एक्चुअली सीए वाले जो बच्चे पढ़ते हैं ना, उसको इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, 3CB 3CD को बहुत डिटेल में टैक्स ऑडिट में ये इन्वॉल्व होता है। लेकिन आप लोग क्योंकि बीकॉम के स्टूडेंट हो ना, तो आपके पोर्शन में या आपके सिलेबस में ये नहीं है। आपको सिर्फ फॉर्म नंबर याद रख लेना कि इस फॉर्म में टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा होती है 3CB 3CD में, बाकी आपको फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो चलो हमारा टैक्स ऑडिट खत्म हो जाता है।